हे एवरीबॉडी, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो चीज़ के बारे में। पहला है नोड लाइफ साइकिल और दूसरा इवेंट लूप। पिछले वीडियो में हमने कुछ कोड लिखे थे नोड जेएस में, जिसको यूज़ करके हमने एक सर्वर क्रिएट किया था, राइट। और सर्वर का काम क्या होता है? इनकमिंग रिक्वेस्ट को सुनना और उसको रिप्लाई करना। तो यहाँ पे सर्वर हमने क्रिएट करने की कोशिश की थी। अब इसको रन करने के लिए आपको पता है मैंने क्या किया था। नोड के बाद मैंने जो भी फाइल का नाम है, यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, app.js, राइट। और मैं एंटर हिट कर दिया। तो बेसिकली ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें पहला स्टेप यही है, राइट। नोड के साथ आपको फाइल नेम लिखना, यानी ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में क्या, बेसिकली आपने जो कोड लिखा उसको आपको स्क्रिप्ट भी बोल सकते हो, या फिर आप फाइल जो भी बोलना चाहे प्रोग्राम, वो रन होगा। तीसरा स्टेप क्या बात कर रहा है? तीसरा स्टेप बोल रहा है पार्स कोड। पार्स कोड मतलब क्या? बेसिकली आप बेसिकली कोड को समझा जाएगा। उसके बाद क्या, रजिस्टर वेरिएबल एंड फंक्शन। जाहिर सी बात है, अब आपने कोड में जो भी लिखा है उसको रजिस्टर किया जाएगा, यानी मेमोरी पर रखा जाएगा, है ना, ताकि बाद में उसको यूज़ किया जा सके। एग्जाम्पल के लिए वेरिएबल हो गया, राइट। यहाँ पे फंक्शंस हो गए। मेथड के ऊपर जो भी आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी आप मेथड कॉल कर रहे हैं उसको भी रजिस्टर किया जाएगा, यानी एट द एंड उसको समझा जाएगा, राइट। थर्ड स्टेप के बाद हमें क्या मिल रहा है? इवेंट लूप। अब इवेंट लूप क्या है, इसको समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको इस कोड को देखना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे कोड क्या लिखा था? सर्वर क्रिएट करने के लिए, राइट। और मैंने नोड यूजिंग नोड इस app.js को रन कर दिया, जो यही मेरा फाइल है। इसके बाद आप देखिए नीचे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। रीज़न क्या है? ये रनिंग स्टेट में, मतलब हम प्रोग्राम के अंदर तो गए लेकिन बाहर नहीं निकले। अब इसका रीज़न क्या है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है इवेंट लूप का। मतलब बेसिकली हम यहाँ क्रिएट क्या कर रहे हैं? सर्वर, राइट। अब एक पार्ट है, राइट। मतलब आप बहुत सारा चीज़ यूजिंग नोड क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर रहा हूँ। अब सर्वर का काम क्या है? बेसिकली सर्वर का काम ये है कि वो ऑन रहेगा और जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको रिप्लाई करेगा, यानी कि हमेशा ऑन होना चाहिए, यानी कि रनिंग स्टेट में होना चाहिए, राइट। अब दूसरी तरफ इस फाइल को देखिए, क्या होता अगर नोड जैसे उसको वन टाइम रन करके एग्जिट कर जाता, तो क्या आपका सर्वर ऑन रहता? नहीं, राइट। हम जिस तरह का टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं, राइट, वो डिफरेंट है। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस जो मेरा हमेशा ऑन रहे और रिक्वेस्ट को सुने जो यूज़र भेज रहा है, राइट, और उसको रिस्पॉन्स करे। इस तरह का हमें टास्क यहाँ परफॉर्म करना चाहिए, इस तरह का हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट है। अब यहीं पे पिक्चर में आता है इवेंट लूप, राइट। और इवेंट लूप बेसिकली क्या है? नोड जेएस के अंदर एक कॉन्सेप्ट है। इवेंट लूप बस इतना बोलता है कि एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जो हमेशा चलता जाए, यानी एक लूप प्रोसेस जो हमेशा चलता जाए तब तक, जब तक वर्क फिनिश ना हो जाए, यानी जो काम दिया गया वो पूरा ना हो जाए, तब तक ये चलता रहे। यहाँ पे हमारा काम क्या है? सर्वर को ऑन रखना। क्या ये हमारा काम कभी खत्म होगा? नहीं। तो हमेशा ऑन रहेगा, यानी हमेशा लूप में चलते जाएगा जब तक आप इस फाइल को बंद नहीं कर देते, राइट। इसको आप मैनुअली यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल सी करके जब तक आप बंद नहीं कर देते। अभी एग्जिट हो गया, राइट। नहीं तो क्या, ये फाइल चलता रहेगा। अल्टरनेट ऑप्शन क्या है? आप यहाँ पे प्रोसेस डॉट एग्जिट कर सकते हैं, यानी कि आप यहाँ पे फोर्सफुली या यहाँ पे एग्जिट होना चाहते हैं, सो प्रोसेस डॉट एग्जिट, राइट। अब ये मेथड क्या करेगा? ये मेथड बोलेगा कि हाँ, इस जैसे आप रिक्वेस्ट प्रिंट करो उसके बाद कोई काम नहीं है, आप बाहर हो जाओ। अब ये देखिए, इसको मैं सेव किया और ये रनिंग स्टेट में, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको वापस रन किया और फिर क्योंकि मैंने चेंज किया तो रन वापस करना पड़ेगा। और मैं जब यहाँ पे जाऊँगा तो आप ये देखिए, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, ये एग्जिट हो गया यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट था उसने प्रिंट किया, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया था और एग्जिट हो गया। तो बेसिकली इवेंट लूप ने क्या बोला कि ठीक है, आपका काम खत्म हो गया तो अब एग्जिट हो जाओ। और आप इसलिए इस फाइल को अभी रनिंग स्टेट में नहीं है, हम बाहर आ गए, राइट। और दूसरा था आप फोर्सफुली एग्जिट करना। फिर यहाँ समझने वाली क्या बात है, इवेंट लूप जो है नोड जेएस का कोर कॉन्सेप्ट है, राइट। सिर्फ ना ही सर्वर साइड, किसी तरह का भी अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं वहाँ पे इवेंट लूप उसका कोर कॉन्सेप्ट रहेगा, राइट। अब इवेंट लूप का काम क्या है? कीप्स रनिंग एज लॉन्ग एज इवेंट लिसनर रजिस्टर। इट मीन्स आप कैसा भी एप्लीकेशन बना रहे हो, नॉट फॉर जस्ट मैनेजिंग सर्वर, किसी तरह का भी एप्लीकेशन, अगर आप उसके अंदर इवेंट लिसनर रजिस्टर करते हैं तो इवेंट लूप उसको मैनेज करेगा, राइट। बेसिकली वो तब तक रन होगा जब तक आप उसको खुद से अनरजिस्टर करके एग्जिट नहीं करते, राइट। या बेसिकली आप उसको डायरेक्टली प्रोसेस डॉट एग्जिट नहीं करते, है ना। ये जो हमने तरीका देखा था, प्रोसेस डॉट एग्जिट बेसिकली स्ट्रॉन्ग एग्जिट है, राइट, आपके प्रोग्राम से। मतलब आप कह रहे हो कि आपका प्रोग्राम का काम खत्म हो गया, अब इवेंट लूप प्रोग्राम को शट डाउन कर सकता है और बाहर आ सकता है, राइट। तो बेसिकली अब लेकिन हम इसको अपने सर्वर वाले कोड में यूज़ नहीं कर सकते, राइट, यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आपका सर्वर का प्रोसेस क्विट हो जाएगा और आपका सर्वर शट डाउन हो जाएगा। आप ऐसा नहीं चाहते, राइट। आप चाहते कि जब तक आपका यूज़र रिक्वेस्ट भेजता रहे तब तक आप उसको रिस्पॉन्स भेजता रहे, यानी कि हमेशा चलता रहेगा, राइट। तो यहाँ पे हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि आपका प्रोग्राम शट डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट अलग है। आपकी रिक्वायरमेंट है हमेशा आपकी सर्वर ऑन हो जब तक, मतलब आप खुद नहीं चाहते शट डाउन करना, राइट। लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़ती है उस प्रोसेस से बाहर आने के लिए, तो वहाँ पे आप प्रोसेस डॉट एग्जिट करते हो, यानी सीधी सी बात है, प्रोसेस डॉट एग्जिट से आप इवेंट लूप से बाहर आ सकते। तो इस तरह से आप बेसिकली इवेंट लूप हेल्प करता है। अब ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है उसको बोलते हैं इवेंट ड्रिवन।
अब ये जो इवेंट ड्रिवन, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है कि ऐसा प्रोग्राम जो रिस्पॉन्ड करेगा बेस्ड अपॉन इवेंट, या एक जब भी यूज़र एक्शन जनरेट करेगा, राइट, जैसे इवेंट एक एक्शन है, राइट, तो जैसे ही इवेंट जनरेट करेगा आप उसके लिए उसको रिस्पॉन्ड करोगे, राइट। जैसे कि ब्राउजर में क्लिक हो गया, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली आपका जो ब्राउजर है यहाँ पे नेटवर्क कॉल कर रहा है, यानी सर्वर को एक्सेस कर रहा है, यानी रिक्वेस्ट भेज रहा है, आप इसको रिस्पॉन्स भेज रहे हो, है ना। तो रिक्वेस्ट भेजेगा, रिस्पॉन्स आप भेज रहे हो, तो ये काइंड ऑफ क्या हुआ, इवेंट जनरेट कर रहे हो, है ना। तो हर एक इवेंट के लिए आपका हमारा सर्वर उसको रिस्पॉन्ड करेगा। अब गाइज यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि नोड जेएस को पूरा का पूरा जो इवेंट लूप मॉडल है, राइट, ये क्यों चाहिए, राइट, इसके बिना भी तो काम कर सकता है। इसका रीज़न ये है कि नोड जेएस के अंदर, राइट, हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, राइट, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। सिंगल थ्रेडेड मतलब क्या? ये वन, यानी एक काम जो है वन वर्क एट अ टाइम करेगा। मतलब अगर आप इसको एक काम दोगे तो उसको ख़त्म करेगा, उसके बाद दूसरा काम पिक करेगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि अगर सिंगल थ्रेडेड है, यानी कि बेसिकली ये एक ही थ्रेड आपके मशीन पर जहाँ पे रन कर रहा है वहाँ पे सिर्फ एक ही थ्रेड रन करेगा, उसी से काम करेगा। मतलब इनडायरेक्टली अगर आप समझो कि आप एक पार्टी में गए हो, राइट, सो यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग। अब पार्टी में बेसिकली यहाँ पे वेटर जो एक ही है, ठीक है, और यहाँ पे टेबल है, इन सबका इसको रिक्वेस्ट लेना है, कंकरेंट रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं, राइट। ये सबका इनका रिक्वेस्ट लेना है और फिर बेसिकली जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो किचन में बोलना है, राइट, सेफ को, और वो उसको बना के देगा, राइट, ये वापस इसको देगा, उसको देनी चाहेगा। तो आप समझो कि इतने सारे मतलब जो लोग हैं, इसको आप ऐसे समझो कि इतने सारे रिक्वेस्ट हैं जो ब्राउज़र मतलब करेगा, राइट, इस सर्वर को। और बेसिकली यहाँ पे जो सिंगल थ्रेडेड मतलब कि अपना जावास्क्रिप्ट है जो सिंगल थ्रेडेड है, राइट, तो इतने सारे चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है, इतने सारे रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे ये कैसे काम करेगा? तो आप सोचोगे कि भाई ऐसे में तो आपका सर्वर स्लो हो जाएगा, राइट, सर्वर डाउन हो जाएगा, क्योंकि लेट्स से एक बंदे ने रिक्वेस्ट किया, तब तक उसका प्रोसेस कर रहा है, तो दूसरे ने कर दिया, तो जब तक इसका सेकंड पहले का खत्म नहीं करेगा दूसरे का रिक्वेस्ट कैसे लेगा? तो यहीं पे जो कॉन्सेप्ट हम बात कर रहे थे, इवेंट लूप, यहाँ पे काम आता है, राइट। तो यहाँ पे इवेंट लूप डेफिनेशन के हिसाब से क्या बताया जा रहा है? इवेंट लूप हेल्प करता है नोड जेएस को टू परफॉर्म नन ब्लॉकिंग, यानी कि बेसिकली बिना ब्लॉक किए हुए इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना, राइट, डिस्पाइट, मतलब बावजूद द फैक्ट दैट जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड है। यानी बेसिकली आप ऐसा समझिए, पहले समझते हैं कि नॉन ब्लॉकिंग है। नॉन ब्लॉकिंग और ब्लॉकिंग मतलब क्या? ब्लॉकिंग आप समझिए कि यहाँ पे किचन है, राइट, सो यहाँ पे किचन है, ठीक है, यहाँ पे दो टेबल है, टेबल 1 टेबल 2, ठीक है। अब ये वेटर है, राइट, ये वेटर है। अब यहाँ पे जैसे टेबल 1 पे वेटर को किसी ने आवाज़ लगाई कि भाई यहाँ पे आ, राइट, तो यहाँ पे गया, इसने रिक्वेस्ट लिया, तो इसने ऑर्डर लिया, राइट, ये ऑर्डर ले जाके किसको दिया? किचन को दिया, ठीक है, ऑर्डर को किचन किया। अब ये फ्री है, राइट। अब यहाँ पे इसका लेट्स से ऑर्डर फ्रॉम टेबल TB1, राइट, यहाँ पे इसके पास आया। अब ये वेटर फ्री है, अब ये टेबल 2 के पास भी जा सकता है, राइट। अब टेबल 2 के पास गया, इसने भी ऑर्डर लिया और इसने किचन को बता दिया, किचन में जाकर सेफ को बताया कि ये चीज़ है। अब यहाँ ऑर्डर फ्रॉम TB2 भी ले लिया, अब ये फ्री है, वेटर फ्री है। अब वेटर कितना भी ऑर्डर ले सकता है, और भी अगर मल्टीपल टेबल रहे तो, राइट। यानी बेसिकली यहाँ पे वेटर क्या कितना कितना है? ये अकेला है, राइट, सिर्फ 1 है। बेसिकली आप इसको बोल सकते हो सिंगल थ्रेडेड, राइट। अब यहाँ पे टेबल बेसिकली क्या है? टेबल मतलब यूज़र समझ लो, राइट। अब यूज़र रिक्वेस्ट दे रहे हैं, ये वेटर ले रहा है, राइट, और किचन को दे रहा है। किचन मतलब आप समझ लो जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है एक्चुअली, राइट, आपका डेटा जो भी है, जैसे आपको रीड करना है, राइट करना है, राइट। अब जब किचन में रेडी हो जाएगा तो किचन वाले वेटर को आवाज़ लगाएंगे कि भाई टेबल 1 का रिक्वेस्ट जो ऑर्डर था वो हो गया है, आप लेके जाओ। तो ये जाएगा, राइट, और उसको लेके टेबल 1 को दे देगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या देखे हो? यहाँ पे देख रहे हो नन ब्लॉकिंग, राइट, मतलब यहाँ पे ब्लॉकिंग था ही नहीं, राइट। इसको आप बोल सकते हो असिंक्रोनस, राइट। दूसरी ओर अगर आप ऐसा समझो कि यही किचन है, राइट, यहाँ पे किचन है, ठीक है, ये किचन है, यहाँ पे वेटर है, राइट, ये वेटर है, और यहाँ पे टेबल है, ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल टेबल है। इसको आप बोल दो TB1 TB2 TB3 TB4, राइट। अब कैसा है कि टेबल 1 कर जो लोग बैठे थे, वेटर को आवाज़ लगाया, यहाँ पे गया वेटर, राइट। अब टेबल 1 ने बोला कि भाई इसको 3 चीज़ें ऑर्डर करनी है, 3 चीज़ प्रिपेयर कराना है, या 3 चीज़ खाने में खाना है। अब ये वेटर क्या किया? इसका रिक्वेस्ट लेके गया किचन में, ठीक है। अब किचन में गया तो किचन में बेसिकली TB1 के लिए जो भी 3 ऑर्डर्स थे रजिस्टर हो गए। अब वेटर इस टेबल 2 के पास तब तक नहीं आएगा जब तक किचन में जो शेफ है प्रिपेयर कर रहा है खाना, वो टेबल 1 के लिए नहीं करते, राइट। तो जैसे ही टेबल 1, अब इसके लिए लेट्स से उसको लग गया 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा जो भी है। अब जैसे ही टेबल 1 का रिक्वेस्ट रेडी होगा, वेटर क्या करेगा? इसका किचन से जो सामान ले जाके इसको दे देगा, राइट। अब वेटर जाएगा टेबल 2 के पास, ठीक है, फिर इसका रिक्वेस्ट लेगा, किचन में जाएगा, जब इसका होगा फिर वैसे ही टेबल 3 के लिए करेगा। यानी कि एक काम एट अ टाइम कर रहा है, वो तो है, यहाँ भी 1 वर्क एट अ टाइम ही कर रहा था। लेकिन ये जो मॉडल, इसको क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस, या आप इसको बोल सकते हो ब्लॉकिंग। क्यों ब्लॉकिंग? क्योंकि जब तक टेबल 1 का ऑर्डर बन नहीं जाता, किचन से आ नहीं जाता, तब तक वेटर टेबल 2 के पास नहीं जा रहा, राइट।
लेकिन वही चीज़ असिंक्रोनस में हमने क्या देखा, एक बार ऑर्डर लिया, किचन में बोल दिया, सेकंड टाइम फिर से सेकंड टेबल के लिए ले लिया, यानी कि बेसिकली यहाँ पे चीज़ें बन रही है और ये फ्री भी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इवेंट लूप हेल्प करता है Node.js को नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशन, मतलब आप समझ लो यहाँ पे आईओ ऑपरेशन हो रही है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रही है, राइट। इसने बोला कि यह चीज़ चाहिए और इसने उसको बनाने के लिए बोल दिया, फिर फ्री हो गया, राइट। तो यहाँ पे नॉन ब्लॉकिंग भी होगी और यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी हो रहा है, एक तरह से आप समझ सकते हो, राइट। तो अब हमें डिफरेंस पता चल गया ब्लॉकिंग वर्सेस नॉन ब्लॉकिंग, यानी सिंक्रोनस वर्सेस असिंक्रोनस, राइट। तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस है, असिंक का वेट है, कॉल बैक है, उस वो सब चीज़ क्या है, किस पैटर्न पे, असिंक्रोनस पैटर्न पे। और जैसे कि आप दो नंबर को जोड़ रहे हो या फिर कोई फंक्शन कॉल कर रहे हो जिसमें सिंक्रोनस कॉल हो रहा है, राइट, यानी कि बेसिकली तो वो सिंक्रोनस है। इस एग्जांपल से मैं क्या समझ में आया कि Node.js में जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो हाईली एक्सटेंसिबल इसलिए होता है क्योंकि Node.js असिंक्रोनस बेसिकली आर्किटेक्चर फॉलो करता है, राइट। यानी कि वो मल्टीपल रिक्वेस्ट लेने के लिए कैपेबल है इवन दो सिंगल थ्रेडेड है, राइट। अगर हम असिंक्रोनस पैटर्न यूज़ नहीं करते Node.js में तो क्या होता, एग्जाम्पल के लिए ऐसा देखिए, रिक्वेस्ट 1 है, राइट, रिक्वेस्ट 1 है। रिक्वेस्ट 1 मतलब क्या, बेसिकली कोई भी चीज़ के लिए, एग्जाम्पल DB क्वेरी, राइट, डेटाबेस क्वेरी करनी है, ये भी एक रिक्वेस्ट है। अब इसके लिए जैसी रिक्वेस्ट आता है तो एक बेसिकली आप थ्रेड एलोकेट होता है, ठीक है। सो थ्रेड 1 एलोकेट हुआ। अब ये थ्रेड एलोकेट जो हुआ है बेसिकली इसका काम क्या है, डेटाबेस रीड करेगा और इसका रिस्पॉन्स यूज़र को देगा। अब लेट्स से जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता तो बेसिकली यानी कि बेसिकली डेटाबेस रीड करने में टाइम लगता है, एग्जांपल आपको लग गया 1 मिली सेकेंड या जितना भी, लेट्स से 1 मिनट तक भी लग जाता है, राइट, एग्जांपल के लिए। तो तब तक मतलब अगर रिक्वेस्ट 2 आता है, ठीक है, सो रिक्वेस्ट 2 आता है तो रिक्वेस्ट 2 को इस थ्रेड संभाल नहीं सकता, राइट। तो इसके लिए एक नया थ्रेड एलोकेट होगा, थ्रेड 2 मान लीजिए, राइट। अब इस किसी चीज़ के लिए मान लीजिए कि नया फाइल राइट करना है, रीड करना है उसके लिए, तो एक ये काम करेगा, उसको राइट या रीड करने के लिए यूज़ करेगा, राइट। इसी तरह जितने मल्टीपल रिक्वेस्ट आते जाएंगे उसके लिए उतना थ्रेड बनते जाएगा। अब लेट्स से इतना थ्रेड बन रहा है मतलब क्या, आपके सर्वर पे डिपेंड करता है कि आपका सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है। एग्जांपल के लिए आपके पास 50 रिक्वेस्ट आ रही है तो आप उसको हैंडल कर पा रहे हो, राइट। उसके बाद अगर नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी तो क्या आपके पास थ्रेड अवेलेबल रहेंगे उसको हैंडल करने के लिए, राइट, नहीं। तो आप क्या करोगे, इस वेटिंग में चला जाएगा, राइट। इस क्लाइंट को वेट करना पड़ेगा जो भी एक्सेस करना चाहे, लेकिन इसको वेट करना पड़ेगा क्योंकि थ्रेड जो रिस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए, राइट, वो अवेलेबल ही नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको सर्वर को अपग्रेड करना पड़ेगा पैसे लगा के, है ना। आप कितना अपग्रेड करोगे, एक लिमिट है, या फिर आप बहुत मान लो कि अगर आपने अच्छा आर्किटेक्चर यूज़ नहीं किया तो बेसिकली आपका यहाँ पे ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगेगा, है ना, इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। बेसिकली मतलब आपको एक नया हार्डवेयर ऐड करते रहना पड़ेगा, राइट, उसको सर्वर 2 सर्वर 3 ऐसे करके उसमें मल्टीपल थ्रेड ऐड करते रहोगे, यानी कि आप यहाँ पे रिसोर्सेज को हाईली यूज़ नहीं कर पा रहे हो, राइट। क्योंकि अब किसी दिन 10 है, किसी दिन 50 है, किसी दिन 100 है, आपका एकदम सेम नहीं है, राइट, कि इसी इतना ही आने वाला है, कोई फिक्स नहीं है। तो इस केस में आपका ये फ्री रहेगा, राइट, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट उतना ही कर रहे हो लेकिन आपका चीज़ें यूज़फुल नहीं है, रिसोर्स यूज़ नहीं कर पा रहे हो। तो बेसिकली ये पैटर्न्स जो हमने बात किया सिंक्रोनस, उसमें ये सारे प्रॉब्लम आते हैं, राइट। और बाय डिफ़ॉल्ट आप जैसे ASP.NET लिखोगे तो उसमें इसी तरह के एप्लीकेशन बनते हैं, राइट। और बेसिकली इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस, राइट, या आप बोल सकते हो ब्लॉकिंग, है ना। अब बेसिकली ASP.NET में भी आप बेसिकली सिंक वाला पैटर्न लगा सकते हो या फिर नॉन ब्लॉकिंग वाला, लेकिन आपको उसके लिए कुछ लिखना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज़ Node.js के साथ नहीं है क्योंकि Node.js बाय डिफ़ॉल्ट नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर के साथ आता है। अब लेट्स से अगर मैं सिंगल थ्रेड की बात करूँ तो यहाँ पे मल्टीपल रिक्वेस्ट है और यहाँ पे अपना थ्रेड है, राइट। अब पहला रिक्वेस्ट आया तो एक थ्रेड असाइन होगा रिक्वेस्ट 1 को, रिक्वेस्ट 1 आया तो, राइट। अब ये रिक्वेस्ट था डेटाबेस क्वेरी करने के लिए, यानी कि इसको डेटाबेस से कुछ डेटा निकालना है क्वेरी करके। अब इसमें लगेगा टाइम, तब तक अपना जो थ्रेड वेट नहीं करेगा, ठीक है, ये फ्री हो जाएगा रिक्वेस्ट लेने के बाद, ठीक है। अब ये रिक्वेस्ट सेकंड लेने के लिए रेडी है या रिक्वेस्ट थर्ड भी लेने के लिए रेडी है, कोई भी रिक्वेस्ट ले सकता है। ये एक अदर क्लाइंट को सर्व करने के लिए थ्रेड रेडी है, ठीक है, एक सिंगल थ्रेड ही है अभी भी। अब यहाँ पे कैसा है, लेट्स से जब तक डेटाबेस का क्वेरी चल रहा था तब तक ये आगे चल रहा था, राइट। अब जैसे ही डेटाबेस का क्वेरी चल गया और डेटा रेडी हो गया तो Node.js के अंदर एक क्यू है जिसको बोलते हैं इवेंट क्यू, राइट। इसके अंदर बेसिकली इवेंट रहती है क्योंकि इसका नाम क्या है, इवेंट क्यू। बेसिकली कैसा है कि जब डेटा प्रिपेयर हो जाएगा तो इस इवेंट क्यू के अंदर मैसेज डाल दिया जाएगा कि भाई तुम्हारा डेटा रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको Node.js कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहता है इस इवेंट क्यू को बैकग्राउंड में, ठीक है। अब जैसे इसको लगेगा कि अच्छा एक नया इवेंट आया, उसको उठाएगा और प्रोसेस कर देगा, ठीक है, और जो भी रिक्वेस्ट भेजा तो उसको रिस्पॉन्स कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, इवेंट क्यू की हेल्प से यहाँ पे बेसिकली इस क्यू को मॉनिटर भी कर रहा है कि ठीक है किसका डेटा प्रिपेयर हुआ, कौन सा डेटा चीज़ है। रिक्वेस्ट टू में अगर फाइल एक्सेस था तो उसका भी अगर चीज़ है तो इसमें इवेंट आ जाएगी, है ना। तो एग्जाम्पल ऐसा समझो कि ये वेटर अभी भी है, राइट। वेटर और किचन का एग्जांपल लेंगे तो अभी भी वेटर है, ये रिक्वेस्ट आया था लेट्स से चिकन करी बनाने का, ठीक है। तो इसने रिक्वेस्ट ले लिया, अब ये सेकंड टेबल पे गया रिक्वेस्ट लेने के लिए, तब तक किचन में बोल दिया कि ये बनानी है। अब लेट्स से कि फूड रेडी हो गया तो क्या हुआ, इवेंट यहाँ पे डाल दिया गया इवेंट क्यू में, और इसको नोड मतलब कि जो भी मास्टर किचन का जो भी रेस्टोरेंट का मैनेजर है इसको मॉनिटर कर रहा था, राइट, या फिर जो भी है। अब यहाँ पे लेट्स से करी रेडी है, अब इसको क्या नोड बोलेगा अच्छा इवेंट आ गया, अब इसको पिक करेगा और उसको प्रोसेस करेगा, यानी कि बेसिकली जो भी रिक्वेस्ट कर रहा था उसको टेबल पे ले जाकर सर्व कर दिया जाएगा।
जाएगा, राइट। और यही रीज़न है जिसमें नोड जेएस को बहुत ज़्यादा आइडियल माना जाता है इनपुट आउटपुट अगर आपको एप्लीकेशन बनाना है उसके लिए, राइट। यानी बेसिकली इससे आप इंटेंसिव इनपुट आउटपुट एप्लीकेशन बना सकते हो, मतलब किसी तरह का भी एप्लीकेशन जिसमें कि बहुत सारा डिस्क यूज़ हो रहा है, बहुत सारा नेटवर्क यूज़ हो रहा है, राइट। मतलब आप सोच रहे हो इसमें आपको मल्टीपल हार्डवेयर यूज़ करने की जरूरत नहीं है, राइट। आप यहाँ पे सिंगल थ्रेड की हेल्प से लो हार्डवेयर में भी आप मल्टीपल रिक्वेस्ट को या क्लाइंट को सर्व कर सकते हो, राइट। और इसीलिए नोड जेएस का जो एप्लीकेशन है वो हाईली स्केलेबल होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि हम कभी भी नोड जेएस को सीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए यूज़ नहीं करते, राइट। एग्जांपल के लिए क्या हो गया, आपका इमेज प्रोसेसिंग हो गया, राइट, या कुछ भी ऐसा चीज़, राइट, जिस पे कि आपका सीपीयू का हाई लोड पड़ रहा है, राइट, या फिर इन्वॉल्वमेंट पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि लेट्स से रिक्वेस्ट आया इमेज प्रोसेसिंग के लिए, राइट, तो पूरा का पूरा सीपीयू इस चीज़ में बिजी हो जाएगा, राइट। यानी कि पूरा का पूरा प्रोसेस इस चीज़ में बिजी हो जाएगा और जो नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगा उसमें डिले रहेगा आपका। इससे इवेंट लूप जो है ना उसमें स्लो हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें बिजी रहेगा। और इसीलिए कभी भी रिकमेंड नहीं करते सीपीयू इंटेंसिव टास्क के लिए, राइट। क्योंकि हमारा जो नोड जेएस है बेसिकली किसके लिए बना है, इनपुट आउटपुट टास्क के लिए, राइट। आईओ बेसिकली जो बाकी वेब सर्वर करते हैं, वेब सर्वर क्या करते हैं, आप उसको रिक्वेस्ट देते हो जैसे फाइल रीड करना है, डेटाबेस रीड करना है, जो भी है, और आपका उसको रिस्पॉन्स देता है। मोस्टली वेब सर्वर यही करता है, राइट। तो नोड जेएस इनपुट आउटपुट एक्सटेंसिव टास्क के लिए हाईली स्केलेबल है, लेकिन अगर आप कहीं भी यूज़ कर रहे हो जिसमें कि सीपीयू हैवी लोड पड़ रहा है, राइट, उस तरह के टास्क या कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन के लिए नोड जेएस नहीं बेस्ट माना जाता है क्योंकि इससे आपका इवेंट लूप या पूरा का पूरा प्रोसेस बिजी हो जाएगा, राइट। क्योंकि आप समझो कि इनकमिंग रिक्वेस्ट ही स्लो हो जाएगी, राइट। और आपका हो सकता है कि वहाँ पे थ्रेड अटक जाए, राइट, स्टक हो जाए उस चीज़ को प्रोसेस करने में, तो आपका नेक्स्ट रिक्वेस्ट ही नहीं ले पाएगा। सो अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप प्रोग्राम लिख रहे हैं जिसमें कि बेसिकली आईओ रिलेटेड टास्क बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए नोड जेएस बेस्ट है, राइट। क्योंकि बाकी का बाकी वेब सर्वर यही करते हैं, राइट। आपकी रिक्वेस्ट को लेते हैं और फिर उसको प्रोसेस करते हैं और रिटर्न कर देते हैं, रिस्पॉन्स भेजते हैं आपको, राइट। वो ज़्यादातर सीपीयू इंटेंसिव टास्क नहीं करते। सो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली नोड जेएस का आर्किटेक्चर या नोड कैसे काम करता है या फिर इवेंट लूप क्या है, राइट। अगले वीडियो में हम समझेंगे रिक्वेस्ट को, राइट, जो हमें क्लाइंट से आ रहा है, राइट। अगर रिक्वेस्ट को समझेंगे तभी तो रिस्पॉन्स भेज पाएंगे। अगर आपको रिक्वेस्ट से डेटा लेने आता है तभी तो आप बेसिकली उस डेटा को समझोगे, फिर उस क्लाइंट क्या चाहता है उसको आप रिप्लाई कर पाओगे। इस वीडियो में हम रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे।